नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, एक बेहद ही खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं और इस शो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स को कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग आखिरकार क्या होती है, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे अपने फ्यूचर को अभी से सिक्योर कर सकते हैं एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। तो अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के लेना चाहते हैं राय, तो आप इस शो में कीजिए पार्टिसिपेट। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। इसके अलावा mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ भेज दीजिए। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, वहां भी #AskAwaz लिख के अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए और हमें सेंड कीजिए। तो ये है तरीका योर मनी में शामिल होने का। और हर रोज एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो आपकी मदद करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट सवाल तो हमें काफी सारे मिले हैं जिन पर आपकी मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले म्यूचुअल फंड के लिए या फिर म्यूचुअल फंड कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि जो भी व्यूअर्स या फिर जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट ये है कि सेबी ने कमोडिटी म्यूचुअल फंड में जोखिम को लेकर यानी रिस्क को लेकर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें रिस्क को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। और यानी अब शेयर बाजार की तरह जो कमोडिटी म्यूचुअल फंड है उसमें भी आपको जोखिम की जानकारी मिलेगी। यूजुअली जब आप देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के पेज पर जाकर तो आपको रिस्कोमीटर दिखाई देता है। अब जो म्यूचुअल फंड्स गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे उनको भी रिस्कोमीटर ये दिखाना पड़ेगा। पहले तो हेमंत जी ये बताइए कि 2 चीजें सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये स्टेप सेबी के से जो लिया गया है ये कितना इंपॉर्टेंट है आम इन्वेस्टर के लिए, और दूसरा ये कि यूजुअली ट्रेंड्स क्या रहते थे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के, जो फ्लोज रहते थे वो कैसे रहते थे? देखिए दीपाली, जहां तक इस स्टेप का सवाल है, मुझे लगता है सेबी ने काफी अच्छा स्टेप लिया है। जिस तरीके से बाकी एसेट क्लासेस के जो फंड है उनके रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है, उसी तरीके से कमोडिटीज रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिस्क को भी इवैल्यूएट करने का जो डिसीजन है वो जाहिर सी बात है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा और जो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ऑब्जेक्टिवली होगी, वो रिस्क समझ के होगी। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। इवन आप जब कमोडिटीज में डालते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो अटेंडेंट रिस्क जो है वो समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये एक काफी अच्छा स्टेप है। जहां तक फ्लोज का सवाल है, देखिए होता क्या है कि जैसे हमने देखा कि बीच में कुछ समय तक गोल्ड अच्छा नहीं कर रहा था, अभी जब से ये रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ और ऐसे समय में हम देखते हैं कि गोल्ड के रिटर्न थोड़े बेहतर हो जाते हैं तो फिर थोड़े से फ्लोज बढ़ जाते हैं। बट जनरली स्पीकिंग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको गोल्ड में अगर देखना है तो अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखना होगा कि वाकई में गोल्ड का उनके पोर्टफोलियो में क्या रोल है। तो उस हिसाब से ज्यादातर इन्वेस्टर जो है कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल करने की। ठीक है, अभी तो हालांकि जो गोल्ड फंड्स हैं वो कंपैरेटिवली इक्विटीज के लिमिटेड हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये स्टेप लिया गया है, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें भले ही इमीडिएटली ना हो लेकिन लॉन्गर रन में आगे जाते हुए और भी कमोडिटी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे? हाँ, होने की देखिए अभी तो फिलहाल तो जैसे गोल्ड का था, अभी कुछ समय पहले सेबी ने अलाउ किया सिल्वर के जो ETFs हैं वो भी आए हैं। तो मुझे लगता है काफी समय से इन्वेस्टर चाहते थे कि उनको ऐसी ऑप्शन मिले और इंडस्ट्री की भी डिमांड थी जो पूरी हुई है। तो काफी समय तक तो खाली गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी थी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब सिल्वर भी है, आगे जाके देखते हैं किस तरह से। बिल्कुल। तो गोल्ड सिल्वर के में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके तो थे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन हाँ अब जो ये रिस्कोमीटर दिया जाएगा इसका फायदा जरूर मिलेगा। इनफैक्ट आपको बता भी देते हैं कि दरअसल अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में अब जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनको रिस्कोमीटर दिखाना पड़ेगा। उसमें ये होगा 4 पैरामीटर्स रखे गए हैं। 10% वॉलेटिलिटी होगी तो स्कोर 3 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जोखिम कम है इस फंड में। 10 से 15% हुआ तो स्कोर 4 होगा जिसमें थोड़ा जोखिम ज्यादा है। 15 से 20% हुआ तो 5 जिसमें कि ज्यादा जोखिम है, और 20% से कम यानी 6 जिसमें बहुत ज्यादा है। तो इससे एक बेटर तरीका, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स को मिल पाएगी कि उनको ये फंड लेना है या फिर नहीं। आमतौर पे फिलहाल का जो ट्रेंड है उसमें 4 से 5 जो स्कोर है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये थोड़ी सी और क्लैरिटी कंज्यूमर्स को मिलती हुई दिखेगी, इन्वेस्टर्स को मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि अब सेबी ने जो रिस्क है इसको 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। अच्छा हेमंत जी, यूजुअली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो बताया यही जाता है
व्यूअर्स को भी, खुद को भी, कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें गोल्ड फंड का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो कोई बुराई नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो डिवाइड होता है। अगर गोल्ड फंड में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, तो आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या हैं? देखिए, बिल्कुल सही है दीपाली। मैं कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। काफी बार होता क्या है कि इसको एक एक सीजनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देखा जाता है कि जब भी गोल्ड में थोड़ा सा देखा प्राइस मूवमेंट है तो फिर इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। बट आई थिंक एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या है गोल्ड से। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं गोल्ड एक्यूमुलेट करना, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा जरिया हो सकता है कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम SIP से इन्वेस्ट करें। तो अगर आप, जब आपको एक साथ में गोल्ड खरीदना तो उतने पैसे ना हो और आप चाहें तो डिफरेंट प्राइसेस पे आप उसको एक्यूमुलेट करते जाएं, तो एक अच्छा तरीका है। उसके लिए देखिए, म्यूचुअल फंड्स के पास दो तरह की ऑप्शन होती है। एक होती है गोल्ड ETF और एक होती है गोल्ड सेविंग्स फंड। गोल्ड ETF जैसे कि आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो जो है गोल्ड सेविंग फंड आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है। जहां तक फंड्स का सवाल है, तो मैं कहूंगा कि जैसे 3-4 फंड अगर हमें देखते हैं, तो कोटक का एक गोल्ड फंड है, काफी अच्छा है। SBI का एक गोल्ड फंड है, निप्पॉन का एक गोल्ड सेविंग्स फंड है, और चौथा जो है वो HDFC का गोल्ड फंड है। ये 4 फंड है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करें इन फंड्स की, तो बहुत ज्यादा रिटर्न में आपको फर्क नहीं होगा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ वॉल्यूम के हिसाब से और जिस तरह का रिटर्न इन 4 फंड्स ने दिए। ठीक है, ये फंड बेटर चॉइसेस है। HDFC गोल्ड फंड, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, कोटक गोल्ड फंड। अगर आप कोई गोल्ड फंड ऐड करना चाहते हैं, रिटर्न्स भी इनमें अच्छा रहा है और आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर फारूक कंसल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कंसल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट माय नेम इज सौरभ, नॉट फारूक। ओके, माफी चाहेंगे सौरभ। आपकी जो डिटेल्स आई थी उसमें शायद स्पेलिंग एरर था, बट एनी विच वेज बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं करंटली अभी 15 म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहा हूँ, जो कि डिटेल्स मैंने शायद मेंशन करी थी कि SBI स्मॉल कैप भी है मेरा। बिल्कुल डिटेल्स है आपकी हमारे पास, और जिसमें मेनली मेरा जो कॉर्पस मेरे को चाहिए, मतलब 3 to 4 CR का मैं देख रहा हूँ फॉर माई डॉटर, जो कि अभी 4 साल की है, और मेरा बेटा है वो 6 साल का है अभी। तो मेरे पास टाइम भी अभी अराउंड 20 to 25 ईयर्स का है मेरे पास। तो आपके पास जो ये पोर्टफोलियो है, ये कब से है? कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इन म्यूचुअल फंड्स में? मैम, कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे SBI म्यूचुअल फंड है वो 2016 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और कुछ जैसे SBI मल्टी कैप है वो नया NFO था, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो अभी स्टार्ट करा है। या ICICI प्रू Nasdaq 100 था, वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो वो अभी स्टार्ट करा है। तो ऐसे जी ठीक है। तो हेमंत जी, पोर्टफोलियो आपने इनका देखा होगा, 15 म्यूचुअल फंड्स हैं। गोल्स जैसे कि इन्होंने बताया, 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, 15 साल में शादी के लिए 2 करोड़ और 25 साल में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़। तो 3 गोल्स हैं इनके। अब सबसे पहली चीज तो ये कि SIPs इनके 2016 से शुरू हुई हैं, बट मिक्स्ड हैं, कुछ इन्होंने रिसेंटली ऐड किए हैं। पहली चीज तो ये 15 फंड्स की जरूरत है क्या पोर्टफोलियो में गोल को हासिल करने के लिए, या इसको समेट कर छोटा कर दें, सिलेक्टिव फंड्स रखें? पहले तो पोर्टफोलियो पर राय दीजिए और उसके बाद गोल्स पर कैसे अचीव होंगे। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली उसमें स्कोप है कि आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा फंड है। बट होता क्या है कि जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब आपके गोल्स हों, लॉन्ग टर्म के गोल 2 या 3 गोल्स हों, तो कोशिश कीजिए कि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि उससे फायदा क्या होता है कि एक तरफ तो आप उसकी मॉनिटरिंग जो है अच्छे से कर सकते हो, दूसरी बात एक डिसिप्लिन आता है कि जिस गोल के लिए आपने पैसा रखा है उसी गोल के लिए आप इस्तेमाल करते हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक स्कोप है कि ये पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने गोल्स के लिए। इन्होंने कहा जैसे एजुकेशन और शादी के लिए बच्चे की, तो एजुकेशन के लिए करीब उनको 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ। और शादी के लिए करीब 40,000, और इनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि समय लंबा है, उनको 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो टोटल 96,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो है 24,000। तो जैसा हम देख सकते हैं काफी बड़ा गैप है, जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना उनको करना है। तो कहीं ना कहीं या तो उनको अपने गोल्स को थोड़ा रीसेट करना पड़ेगा, या फिर कोशिश करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन का सवाल है, देखिए इनके पास 6 स्मॉल कैप फंड्स हैं,
डेफिनेटली बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। एक ही स्मॉल कैप फंड रखिए आप, कोटक का स्मॉल कैप फंड, और वहां पे जो बाकी जितने भी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कीजिए और उसमें से 3,000 रुपए एडिशनल जो है कोटक स्मॉल कैप में लगाइए और बाकी 6,000 रुपए जो बचेंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप जहां पे आपने लमसम डाला है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इनके पास 2 मिड कैप फंड है, एक TSP का मिड कैप फंड है और एक L&T का मिड कैप फंड है। एक ही मिड कैप फंड रखिए और जो 1,500 रुपए आप L&T मिड कैप में डाल रहे हैं वो पैसा जो है DSP में आप ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन होगा, रिस्क लेवल भी वहां पे कम होगा। बाकी जो 2 इंटरनेशनल फंड हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा गैप है इन्वेस्टमेंट में, वो पूरा करना है और पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन करना है। ठीक है, तो फारूक, सौरभ माफ कीजिए, आपको समझ में आया होगा कि क्या बताया यहाँ पर हेमा जी ने। पहली चीज तो ये कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, रिपीटेटिव फंड्स आपके हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बेटर बनाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होगी। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अभी आपके पास क्योंकि समय है, आपके गोल्स दूर हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डेफिनेटली इंक्रीज कीजिए, SIPs बढ़ाइए, बाकी चेंजेस जरूर कीजिए जो रेकमेंड किए आपको। अगले कॉलर से बात करेंगे अब। रोहित शर्मा जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार, मैं जानना चाह रहा था कि मेरे जो क्वेश्चन शेयर किया उसमें एक्चुअली 9 फंड हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 फंड और ऐड किया है। उसमें एक निप्पॉन स्मॉल ऐड किया है, एक टाटा का कंज्यूमर फंड ऐड किया है और एक टाटा का स्मॉल कैप मैंने एक और ऐड किया है ऐसे। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर, टाटा स्मॉल कैप और एक तीसरा फंड कौन सा बताया आपने? निप्पॉन स्मॉल। निप्पॉन स्पो, ये मतलब ये जो 9 फंड्स आपने हमें भेजे हैं, इसके अलावा आपने ये 3 और फंड्स ऐड किए, राइट? जी मैम जी। और इनमें इन तीनों में कितना SIP कर रहे हैं आप? इनमें मैम टोटली मतलब मैंने एक अपना कुछ ऐसा वाइफ के लिए एक छोटा सा वो जो बोलते हैं अपना अलग से छोटा फंड बनाया है एक गोल को लेके कि चलो मतलब ईयरली उनके नाम से एक अलग से सेविंग हो जाएगा। तो अकाउंट मेरा है। अच्छा, तो ये 3 फंड्स ऑल टुगेदर आप अलग कर रहे हैं, समझ गए? जी, ये लोकेशन अलग है। तो ये तो बताइए, आप इन जो 3 फंड्स आपने और बताए, इनमें भी आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं या लमसम डाल रहे हैं? हाँ जी, नहीं मैम, ये मंथली बेसिस पे कर रहा हूँ मैं। और इनमें मैं करीब ऐड कर रहे हैं तीनों में? इनमें मैम करीब 800 रुपए मंथ का ईच। हाँ ठीक है, ईच नहीं ठीक है, पूछ लेते हैं। और आपके गोल टोटल 800 मैम, टोटल 800 रुपए है। टोटल 800 तीनों ईच में? जी। ठीक है। और 10 साल में इनको बच्चे की पढ़ाई के लिए 7 लाख रुपए चाहिए रोहित आपको, और 20 साल में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़, यही गोल्स है आपके? यस मैम। और मैंने इसमें ये है कि मुझे ईयरली 34,000 रुपीज चाहिए। मैंने एक LIC करा रखी है बच्चे की, तो मैं इन्हीं कॉर्पस से मतलब इस तरह से सेट करना चाहता हूँ कि मुझे 34,000 अलग से मिल जाए, क्योंकि मेरी जो सैलरी का जितना भी है मैं सब कुछ म्यूचुअल फंड में ही डाल रहा हूँ। और एक LIC ले रखी है ईयरली बेस पे, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। उसके अलावा मैं कहीं और भी सेविंग नहीं है, मतलब सारा पैसा मैं इसी में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे 34,000 भी ईयरली सबमिट कराना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए ही म्यूचुअल फंड में डाला है सब कुछ। ठीक है हेमंत जी, मुझे मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो इन्होंने डिटेल्स बताई आप समझ गए होंगे। मैं फटाफट से संक्षेप में बता दूं, 9 फंड्स इनके पास ऑलरेडी हैं जिसमें इनके 7,000 की SIPs चल रही हैं। 3 फंड्स और हैं जिसमें ये 800 रुपए इन टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन SIP। तो टोटल इनकी मंथली इन्वेस्टमेट हो गई 7,800 की। इनकी एनुअल इनकम है 3 लाख रुपए। तो इनकम के हिसाब से तो ये डिसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई एम श्योर काफी टाइट होता होगा, क्योंकि 8,500 के आसपास तो ऑलरेडी दे रहे हैं हर महीने म्यूचुअल फंड में। लमसम इन्होंने छोटा छोटा अमाउंट किया हुआ है। कोटक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड है। गोल्स आपने इनके सुन लिए, लेकिन इन गोल्स के अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि ईयरली इनको 34,000 रुपए भी इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में से चाहिए, ताकि ये अपनी उस पॉलिसी को पे कर सके। अब आप बताइए कैसे इनका पोर्टफोलियो ठीक होना चाहिए, कैसे गोल्स हासिल होंगे? देखिए, मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो पे काफी मेहनत करने की जरूरत है। इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं कि इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को अडॉप्ट किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम फैसला है, क्योंकि जो बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। लेकिन
जिस तरीके से ये फंड इन्होंने ऐड किया और जिस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा रोहित को कि रोहित, म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसमें रेंडमली इतने सारे पोर्टफोलियो और फंड्स ऐड करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। इनफैक्ट वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है और ऐसे फंड आ जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर इनके गोल्स की बात करें तो जो इनका जो पहला गोल है बच्चे की एजुकेशन के लिए, उनको करीब 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और अपनी जो रिटायरमेंट है उनको करीब 21,000, तो कुल मिला के 24,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7,800 की है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है। और साथ ही इन्होंने जो कहा है कि इनकी जो एस्टिमेट है, जो पैसा उनको चाहिए एजुकेशन के लिए वो 7 लाख, मुझे लगता है उसको भी उन्हें फिर से देखना होगा कि उतने पैसे में बच्चे की हायर एजुकेशन हो सकती है कि नहीं। तो ये 2 चीज करनी है। दूसरा, डेफिनेटली जैसा मैंने पहले कहा कि पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन कीजिए। इसमें कुछ एक फंड्स हैं जो मुझे लगता नहीं कि इनके पोर्टफोलियो में उसकी जगह है। जैसे मैं बता देता हूँ, टाटा डिजिटल फंड एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन ये सेक्टर फंड है। आप जैसे इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्टर फंड की मॉनिटरिंग बिल्कुल अलग होती है, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत कीजिए, वो आपके लिए मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इन्होंने एडलवाइज का आईपीओ फंड है, अगेन मैं चाहता हूँ कि उसको डिसकंटिन्यू करें। एक्सिस का एक स्मॉल कैप है उनके पास, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड है, एबीएसएल का वैल्यू फंड है। बहुत सारे फंड्स आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए हुए हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि आपको फायदा होगा। मुझे लगता है ये जो मैंने फंड बताए, इसमें अपने एसआईपी को बंद कीजिए और जो पैसा जो बाकी फंड्स हैं आपके पास, जैसे एसबीआई फोकस फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें उसको बढ़ाइए। और साथ ही इन्होंने कुछ लमसम पैसा भी लगाया हुआ है कुछ फंड में, उसमें भी जैसे अगर जब भी ये बढ़ाना चाहें, जैसे कैनरा इमर्जिंग फंड है या पीजीआर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड है, इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कंसोलिडेशन कीजिए। और जैसे मैंने कहा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें गैप है, उसको कोशिश कीजिए पूरा करने की, नहीं तो आपको अपने गोल्स को रिविजिट करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज करना होगा। बहुत सारे फंड्स की आपको जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि टाइम है, कंसीडरिंग आप सिर्फ 30 साल के हैं, तो आपके पास समय है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। लिमिटेड फंड्स रखिए जहां पे आपको ज्यादा कमाई हो सके। कंजर्वेटिव रिटर्न्स के हिसाब से भी, जैसे बताया हेमंत जी ने, कि आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। कुछ फंड से की जरूरत नहीं है, आप ये फ्लेक्सी कैप फंड जो है पीजीआईएम इंडिया, इससे निकलिए। कैनरा रोबोको की जरूरत नहीं है आपके पास। आपको एसआईपी बढ़ानी है उन फंड्स में जहां ज्यादा बेटर रिटर्न आपको मिल सकते हैं, जिसमें एक्सेस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, एसबीआई का फोकस फंड है। तो ये बदलाव नोट कीजिए, थोड़ा सवारिए पोर्टफोलियो को, उम्मीद करेंगे कि आप अपने गोल्स हासिल करें। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और सवाल। आप देखते रहिए यो मनी।